नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राजेश मिश्र उत्कर्ष के इस ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम में ज्योग्राफी की कक्षाओं के अंतर्गत आपका स्वागत करता हूं। मेरा संबंध भूगोल विषय से रहेगा और भूगोल विषय से रिलेटेड या भूगोल विषय के अंग एवं उपांगों से रहेगा। परिचय के रूप में केवल संक्षिप्त परिचय मेरा इतना ही है कि मैं राजेश मिश्र भूगोल विषय पढ़ाता हूं। आप में से कई विद्यार्थी जिन्होंने जोधपुर ऑफलाइन में कक्षाएं ली हैं, अभी हाल फिलहाल में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन से पूर्व चल रही प्रीलिम्स की कक्षाओं के अंतर्गत ज्योग्राफी के अंतर्गत क्लासेस ली हैं। ज्योग्राफी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के तहत कक्षाएं ली हैं। वो तो निश्चित रूप से मुझसे परिचित होंगे, व्यक्तित्व से भी, पाठन के तरीके से भी, अन्य चीजों से भी। लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए खासकर जो लोग केवल मेंस के दौरान एडमिशन ले रहे हैं, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, मेंस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उत्कर्ष पर भरोसा जताया है, उनके लिए बस एक बात और कह दूं कि जो आपने भरोसा जताया है वो भली भांति रूप से चरितार्थ होगा, फलीभूत होगा। इन्हीं प्रयासों के तहत विभिन्न शिक्षकों के समुदायों में से जो कि अपने अपने विषय पढ़ाएंगे, मैं भी विशुद्ध रूप से अपने विषय से संबंधित रहूंगा। जब भी बातें करूंगा केवल भूगोल विषय से संबंधित एवं इससे जुड़े हुए खंड एवं उपखंडों से संबंधित बातें आपके साथ करूंगा। ओके मित्रों, चलिए तो बातों को स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखें, पीछे अभी थोड़े दिनों पूर्व ही अर्थात 4 अक्टूबर को आपने देखा है यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है। प्रीलिम्स के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों में से मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस, ये बात सच है कि थोड़ी सी कुछ दिनों के लिए अनुपलब्धता थी मेरी। उस अनुपलब्धता के कारण मैं क्वेश्चन एनालिसिस मैंने नहीं करवा पाया। लेकिन कक्षाएं जब आपने मेरी ली हैं तो उसमें से प्रश्न हल करते समय, चाहे वह एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड रहा हो, चाहे ज्योग्राफी से रिलेटेड रहा हो, अवश्य ही आपको मेरी बातें और मेरी कक्षाएं याद आई होंगी। मैंने एकदम विशुद्ध रूप से सारी बातें कही थी कि देखो, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी को आप इसे रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। क्वेश्चन का पैटर्न आपने देखा कि कैसा पूछा गया है। जिस प्रकार से मैंने आपको सुझाव दिया था, हूबहू प्रश्न पत्र ने चीजों को उतारा है। अब ये मत समझ लेना कि मेरा यूपीएससी में कोई अपना कनेक्शन था, कोई अपना जुड़ाव था, वहां से मुझे यह सूचना मिली थी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। विगत वर्षों के प्रश्नों के प्रारूप को देखा जाए और उन प्रारूपों का अगर गहन अध्ययन किया जाए तो बातें खुद ब खुद उभर कर सामने आ जाती हैं कि इस बार अब यूपीएससी किस करवट बैठने जा रहा है। अंदाजा था एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को लेकर। ज्योग्राफी को लेकर जैसे मैंने बातें की थी कि जो परंपरागत रूप से ज्योग्राफी पढ़ने और पढ़ाने के तरीके हैं, उन तरीकों से ना तो पूछा जाएगा और ना तो वहां से प्रश्न पूछे गए। ये भी मैंने एनालिसिस के दौरान कहा था कि विगत वर्षों के दौरान अगर आप कोर ज्योग्राफी की बात करें तो वहां से प्रश्नों की संख्या निरंतर कम होती गई है। इस वर्ष भी कम है, इस वर्ष भी प्रश्नों की संख्या कम है, लेकिन फिर भी ठीक ठीक प्रकार के प्रश्न हैं। पर्याप्त संख्या में प्रश्न यहां भी पूछे गए हैं। अब उस पर डिटेल चर्चा मैं इसलिए नहीं करता कि जो बातें हुई वो हुई। आपने देखा
मुझे पता है जिनने बेहतर तरीके से पढ़ा है उनके चेहरे में अवश्य ही पेपर देते हुए मुस्कान रही होगी, लेकिन जिन्होंने मोटरगश्ती की है उनके लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो पेपर देखते ही पसीने पसीने हो गए हों, और हो सकता है कि टेबल पर सिर रख के सो गए हों। उनके लिए तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता मित्रों। लेकिन आपको पता है कि आप मेरे सभी बहुत ही प्रिय विद्यार्थी हैं, और उसी प्रियता के भाव से मैं बोलने जा रहा हूं मित्रों कि IAS एग्जामिनेशन की जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है, आगामी मुख्य परीक्षा के अंतर्गत मैं आपको मूल रूप से 2 सेक्शन मेंस के अंतर्गत पढ़ाऊंगा। समयाभाव के कारण एक शिक्षक को यहां पर हमने और जोड़ा है जो कि एनवायरमेंट और इकोलॉजी पढ़ाएंगे। अमित सर, संस्थान आपको प्रॉपर हर चीजें सूचित करता रहेगा, लेकिन ज्योग्राफी और ज्योग्राफी से कोर रूप से रिलेटेड ज्योग्राफी का ही एक सेक्शन आपदा एवं आपदा प्रबंधन, इन 2 सेक्शंस को कक्षाओं के अंतर्गत मैं आपको भलीभांति प्रकार से टॉप टू बॉटम पढ़ाऊंगा, बिना इस बात का ख्याल रखे हुए कि विगत वर्षों में क्या प्रश्न पूछे गए, आगामी वर्षों में क्या प्रश्न पूछे जाएंगे। यह बात सुनते हुए आपके शरीर में सिहरन पैदा हो गई निश्चित हो जाएगी कि क्यों सर आप इस बात का ख्याल क्यों नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखूंगा कि मित्रों मेरा उद्देश्य होगा कि आप विषय को इतना भलीभांति प्रकार से पढ़ लें, विषय को इतना आप भलीभांति प्रकार से समझ लें कि आपको जो भी प्रश्न पूछा जाए, एक भी प्रश्न में कभी किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। और मित्रों विगत 2011 से लेकर अगर अब तक के अपने ग्रॉस अनुभव की बात करूं, जुम्मे से कभी एकाध प्रश्न इक्का दुक्का ही कभी रहा होगा जो कि क्लास नोट्स से बाहर गया, अदरवाइज ऑलमोस्ट सभी के सभी प्रश्न फुल लेंथ, ऐसा भी नहीं कि छोटा, फुल लेंथ क्वेश्चन आपको क्लास नोट से ही मिल जाते हैं। चाहे वह कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से रहा हो, चाहे प्लूम से रहा हो, मेंटल प्लूम से पूछा गया प्रश्न हो, चाहे क्लाइमेटोलॉजी से पूछा गया प्रश्न हो, चाहे प्लेट टेक्टोनिक्स से पूछा गया प्रश्न हो, चाहे जिस भी खंड से पूछा गया प्रश्न हो, जिसमें से रिसोर्स भी था, इंडस्ट्री भी था, ट्रांसपोर्ट भी था। मैं आपको बता दूं मित्रों कि ट्रांसपोर्ट के अंतर्गत भी अगर अर्बन रेलवेज ट्रांसपोर्ट की बात किया, रूरल रोडवेज की बात किया, तो वह तमाम पक्ष भी केवल एवं केवल मेरे ही क्लास नोट्स पर मिल रहे थे। कोई बात नहीं, आपको पता है कि फर्स्ट डे होता है जिस दिन मैं थोड़ी सी बातें करता हूं, उसके अलावा बात नहीं करता, केवल काम करता हूं और करवाता हूं आपसे, और उसी पैटर्न को आगे भी मैं फॉलो करूंगा। आपको भली भांति प्रकार से इस विषय के लिए समर्पित भाव से पढ़ना होगा ताकि आपको विषय की बोधगम्यता हो जाए, विषय की समझ आ जाए। जब विषय ठीक से समझ में आ जाता है तो बाकी रह जाता है आपका क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस। जितना आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लेखनी में निखार आता जाएगा मित्रों, क्योंकि आपको ज्ञान कितना है, इस ज्ञान का परिमाप यही बात साबित करेगी कि आपने लिखा कितना बढ़िया से है। जो व्यक्ति जितना बढ़िया से लिखेगा उसे उतना बढ़िया मार्क्स आएगा। कई बच्चों को मैंने ऐसा देखा है कि विषय की जानकारी उन्हें ठीक से रहती है, बट वो अपनी बातों को लेखनी के रूप में या लेखन के रूप में ठीक से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। अगर आपने नहीं रिप्रेजेंट किया तो मार्क्स नहीं आएगा, आप दुखी होंगे, आप तकलीफ में आ जाएंगे मित्रों। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरा कोई भी मित्र, मेरा कोई भी दोस्त, जो आप सब पढ़ाई कर रहे हो मित्रों, आप कभी भी 1% किसी भी दशा पर जाकर ऐसी कोई कोताही बरतो, ऐसी कोई लापरवाही करो जिससे आप रिजल्ट से दूर हो जाओ। मैं ये हरगिज न होने दूंगा और न मैं खुद ऐसा कभी करता हूं। संपूर्णता मेरे जीवन का परम ध्येय रहता है, संपूर्णता के साथ विषय का अध्ययन करना है, ठीक है ना कि नहीं। क्वेश्चन को फोकस करते हुए जितने भी विद्यार्थी पढ़ते हैं और जितने भी शिक्षक पढ़ाते हैं, बार बार क्वेश्चन उठाते हैं और क्वेश्चन पर क्वेश्चंस भी मैं उठाऊंगा,
ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चंस नहीं उठाऊंगा, पर बार बार क्वेश्चंस को उठाते हैं और क्वेश्चन पर ही टिके रह जाते हैं। ये ठीक तरीका मुझे समझ में नहीं आता मित्रों, क्योंकि यूपीएससी क्वेश्चंस तो रिपीट नहीं करता, सेक्शंस रिपीट नहीं करता है। जब ना क्वेश्चन रिपीट हो रहा न सेक्शन रिपीट हो रहा, तो उसी बात पर खूंटा गड़ा के खड़ा हो जाने में मतलब क्या निकलता है। आवश्यकता तो यह है कि विद्यार्थियों के अंदर संपूर्ण विषय की एक ऐसी समझ विकसित करा दी जाए ताकि वह किसी भी प्रश्न का जवाब खुद ब खुद उत्कृष्ट तरीके से, मानक तरीके से लिख पाए। यही मेरा उद्देश्य होगा मित्रों भूगोल विषय पढ़ाने का, कि आप प्रत्येक खंडों का अध्ययन ठीक ठीक प्रकार से कर पाओ। यह मेरा उद्देश्य पहली क्लास से लेकर लास्ट क्लास तक बना रहेगा। हालांकि अभी तो मैंने बातें विषय के बारे में नहीं की, पर प्रत्येक पक्ष आज हम कक्षा के अंतर्गत समझाएंगे कि आखिर भूगोल है क्या, भूगोल का एक ब्रॉड इलेबोरेटेड सिलेबस क्या होता है, उस सिलेबस के अंतर्गत आपके मेंस के अंतर्गत कौन कौन से भाग पूछे जाएंगे। पहले तो हम इलेबोरेटेड सिलेबस की बात करेंगे, पूरा भूगोल के विषय पर आपकी नजर डलवाने की कोशिश करेंगे कि देखो भूगोल इतना है, इसका विस्तृत स्वरूप इतना है। उस विस्तृत स्वरूप के अंतर्गत मुख्य परीक्षा में यूपीएससी के अंतर्गत आपको किस किस खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं इसकी भी बात करूंगा। आपका आंसर राइटिंग पैटर्न भूगोल विषय को लेकर क्या होना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए, मैं इस पर भी बात करूंगा। आपके पास रेफरेंस बुक्स क्या होनी चाहिए, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो क्वेश्चंस का वेटेज आपके यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशंस के अंतर्गत भूगोल विषय से संबंधित कितना रहता है, मैं इन तमाम पक्षों पर आज बात करने जा रहा हूं। तो चलो आते हैं बातों के तहत अपने विषय की ओर अब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। विषय की ओर आगे बढ़ते हैं मित्रों। सबसे पहला शब्द ध्यान रखो, शुरुआत करने से पूर्व बता दूं कि सभी लोग जो लोग मेरा क्लास लेने के लिए बैठे हो मित्रों, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं। एक बढ़िया सुंदर सी फ्रेश कॉपी उठाओ जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, 2-3 कलर की पेन उठाओ, अभी अपना लैपटॉप के सामने रहते हुए या मोबाइल फोन को अपने हाथ में पिक करो, जहां आप जाइए अपने बुक सेल्फ या जहां भी ड्रॉअर में बढ़िया सुंदर सी कोई एक स्पाइरल कॉपी या कोई भी कॉपी, वह कॉपी जिसमें स्केल नहीं हो, विदाउट स्केल में लिखना है। ठीक है, मुझे पता है कि राजस्थान स्केल वाली कॉपी देता है, बट राजस्थान की तैयारी यहां मैं नहीं करवा रहा। फिलहाल तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है। विदाउट स्केल वाली कॉपी सभी के सभी उठाइए, जिसके पेज एकदम वाइट होने चाहिए, एकदम वाइट। कुछ कॉपियां होती हैं, कुछ पेजेज होते हैं जो धुंधले होते हैं। मुझे धुंधले पेज बिल्कुल पसंद नहीं है। ये समझ लेना कि मैं हूं तो दिल्ली में स्टूडियो में खड़ा हूं, लेकिन मेरी निगाहें आपके पास पहुंच रही हैं। आप ये बिल्कुल मत समझना कि सर तो देख नहीं रहे हैं, हम जो चाहेंगे वही करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी निगाहें आपके पास हैं, आप ये मान के चलो। एक साथ लाखों बच्चों तक मेरी निगाहें पहुंचती हैं। मैं देख रहा हूं रमेश सुरेश क्या कर रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं बदमाशियां कर रहे हैं या नहीं। संतोष भी बदमाशियां कर रहे हैं, बलराम महोदय भी बदमाशियां कर रहे हैं, मैं सबको देख पा रहा हूं। ओके, चलो मित्रों, ऐसी कोई बात नहीं है, पर मैं भरोसा करता हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप अवश्य करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी क्या काम करो, 2-3 कलर की पेन लो, रेड हो, ब्लैक हो, ब्लू हो, ऐसा ग्रीन हो, 2-3-4 कलर की पेन उठाओ। अभी का अभी सभी लोग उठाओ। दूसरी बात, एक फ्रेश कॉपी जिसमें कुछ भी नहीं लिखा हो, उसके पहले पेज पर आप लिखो ज्योग्राफी। पहले पेज पर ज्योग्राफी। एक सुंदर सा क्लास नोट्स भी आपका क्लास के साथ साथ बनते रहना चाहिए, ताकि आपको जब भी रिवीजन करना हो आप इस वीडियोस पर बार बार डिपेंडेंट नहीं रहे हो। आप सीधा उस सेक्शन पर पहुंचो जो आपको पढ़ना है, जहां आपको डाउट हुआ और आपके पास एक कंप्लीट नोट्स है, ऐसा मानकर पढ़ना है।
आ गई सबके हाथों में कॉपी, कोई नोटबुक उठा लिया आपने। डायरी पर नहीं लिखना है, डायरी पर कोई नहीं लिखेगा कुछ भी। कॉपी, फ्रेश कॉपी होनी चाहिए विदाउट स्केल। उठाइए सभी मित्रों कॉपी। यस, वेरी गुड। अब सभी के पास कॉपियां आ चुकी हैं, पेन भी सबके पास है। जितनी बातें बताता हूं सब की सब बातें आपको लिखनी है, हर एक बातें लिखनी है। मैं एक एक शब्द जो बोलूंगा वो लिखाऊंगा, घबराएंगे नहीं। मेरे क्लास का प्रतिरूप थोड़ा सा और से हो सकता है, आपको भिन्न लगे, लेकिन मैं ये यकीन के साथ बोल रहा हूं, ये प्रतिरूप, यह पैटर्न आपको बहुत पसंद आएगा। इक्का दुक्का बच्चों की तो बात नहीं करता, जिन्हें नहीं पढ़ना होता वो तो किसी भी बात पर सुझाव दे देते हैं, उनकी बात में नहीं करता। लेकिन जिन्हें रियल सेंस में चीजों को क्वालिफाई करना है, पढ़ना है, विषय को रिजल्ट लाना है, उन्हें मेरी बातों को मेरे विषय के अंतर्गत फॉलो करना होगा। इसके अलावा कोई इफ बट नहीं चलेगा। बहुत ही तार्किक बातें करूंगा, बहुत तार्किक। हर चीजें पैमाने पर खरी उतरती हैं। जिन बच्चों का संबंध दिल्ली से जुड़ा रहा है उनमें से 99% बच्चा मेरे बारे में बहुत अच्छे से जानता है। मैं आलोक रंजन के साथ यहां पर मिलकर ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाता हूं मित्रों। मैं और आलोक सर दोनों मिलकर ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाते हैं। जोधपुर में गया एक बार दो बार, मुझे बहुत सारा बच्चा कॉल करके वहां पर मिला, मेरा अपना स्टूडेंट बहुत सारे मिले, और उन तमाम बच्चों से मिलकर मुझे बेहद प्रसन्नता हुई। कई बच्चे तो आपके यहाँ के हायर सर्विसेज में हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, बहुत सारे बच्चे। आपको मेरे यहाँ के रिजल्ट्स भी पता होंगे, लेकिन वो सब चीजें अब वहां से रिलेटेड नहीं होंगी, सब उत्कर्ष से रिलेटेड होंगी। उत्कर्ष का विद्यार्थी कैसे उत्कृष्ट बने, इस वाक्य को चरितार्थ करना है। निर्मल सर के उद्देश्यों को पूर्ण करने में मेरी जितनी भागीदारी है, उतना ही योगदान आपका भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन निर्माण आपका होना है, जीवन निर्माण आपका होना है मित्रों। इसीलिए जितनी बातें करते हैं उतनी बातें ध्यान से समझें। बस चलो, आ गई कॉपी सबके सामने। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभी शुरू में लिखेंगे हेडिंग ज्योग्राफी। सभी के सभी लिखिए ज्योग्राफी। थोड़ी सी लिखावट हो सकती है मेरी, आपको सुंदर नहीं लगे, बट क्लियर रहेगी, शुद्ध रहेगी, सटीक रहेगी, संक्षिप्त रहेगी, सारगर्भित रहेगी। ध्यान करो, सभी के सभी को लिखना है भाषा कैसी होनी चाहिए। भाषा सबसे पहला, मैं सिलेबस लिखने से पहले भी भाषा की बात कर रहा हूं, भाषा। फिर उसके बाद पाठ्यक्रम, भाषा के बाद बात करूंगा मैं परिभाषा की, परिभाषा की। फिर बात करूंगा मैं पाठ्यक्रम की। फिर मैं बात करूंगा अप्रोच, अप्रोच मतलब तरीका या प्रतिमान की बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा रेफरेंस बुक आधारित पुस्तकें, आधारित पुस्तकें या आवश्यक पुस्तकें। अंत में बात करूंगा भारांश या वेटेज, भारांश या योगदान की बात करूंगा। योगदान, इतने पक्षों की बात आज की कक्षा के अंतर्गत मुझे करनी है। तो सबसे पहले आपको बात सुननी है मेरी भाषा के अंतर्गत। भाषा कैसी हो, भाषा कैसी हो, कब? लेखन के दौरान, लेखन के दौरान।
तो लेखन के दौरान और साथ में कैसा? बातचीत, बातचीत, बोलचाल। जब बातचीत और बोलचाल में भाषा ऐसी आएगी तभी आपके लेखन में उत्कृष्टता आएगी। बातचीत बोलचाल के दौरान कैसी हो भाषा? तो भाषा, पहली बात लेखन और बोलचाल, तो पहली बात भाषा में शुद्धता हो, शुद्धता हो। याद करो, भाषा शुद्ध होनी चाहिए, वर्तनी अशुद्धियां नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस फॉर्मेशन शुद्ध होना चाहिए, पैराग्राफ राइटिंग ठीक होना चाहिए, तो भाषा शुद्ध हो। दूसरा, सटीक हो, सटीक हो। तीसरा, संक्षिप्त हो, संक्षिप्त हो। चौथा, सारगर्भित हो, सारगर्भित हो। तो पांचवा नंबर लिखना है, तो यहां लेखन की भाषा, लेखन कैसा हो? सुंदर, पठनीय, सुंदर, पठनीय एवं सुग्राह्य हो। लेखन कैसा हो? सुंदर हो, पठनीय हो एवं सुग्राह्य हो। ऐसी भाषा का प्रयोग करना है। यूपीएससी एग्जामिनेशंस में कई ऐसे बच्चे हैं जो कि बड़ी मेहनत करते हैं, मेहनत करते हैं, विषय की ठीक से जानकारी भी होती है, आंसर राइटिंग भी ठीक करते हैं, बट शुद्धता का अभाव होता है, वर्तनी अशुद्ध होती है। शाह की जगह सा लिख रहे हैं, कुछ भी टा की जगह ता लिख रहे हैं, मात्राओं में त्रुटि हो रही है। अगर ये तमाम चीजें होंगी मित्रों तो आपको मार्क्स नहीं आएगा, यह तय है, इस बात को ध्यान रखना है। अगर ऐसी गलतियां करेंगे तो मार्क्स नहीं आएगा। आप बेहद परिश्रम करने के बाद भी अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो पहली बात, भाषा शुद्ध होनी चाहिए। दूसरा, सटीक होनी चाहिए से मतलब क्या है? सटीकता से मतलब है जहां जिस शब्द का प्रयोग करना हो वहां वही शब्द प्रयोग किया जाए। जैसे आप बड़े सरल अर्थों में अगर आप जानते हैं कि अगर हम पानी की बात करें तो एक शब्द हो गया पानी, तो दूसरा शब्द हो गया जल, तो तीसरा शब्द हो गया नीर, नीर। अब 3 शब्द हैं आपके पास पानी के लिए, पानी के लिए 3 शब्द हैं। अब इन तीनों शब्दों में से लेखन के दौरान कब किस शब्द का प्रयोग करना चाहिए, कब कौन सा शब्द उपयुक्त होगा, इस बात की जानकारी एक अच्छे विद्यार्थी को अवश्य होनी चाहिए ताकि वह सफलता के उदात्त मानदंडों को प्राप्त कर सके। मित्रों, जैसे आप सिंपल बोलो, हमें क्या पीना है, हम क्या बोलेंगे? बोलेंगे यस, हमने वेल दबाया, यहां पर बाहर से कोई आया, मैं क्या बोलूंगा? पानी दो पीने के लिए, पानी पीने के लिए चाहिए। गंगा नदी की अविरल प्रवाहित होती हुई धारा है। गंगा नदी की अविरल प्रवाहित होती हुई धारा है, पर गंगा का पानी नहीं बोला जाना चाहिए, बल्कि उसे गंगा जल ही बोला जाना चाहिए। गंगा के साथ कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं? इसमें से जल का प्रयोग करते हैं। पानी बोलेंगे तो गलत नहीं है, बट वहां पर सटीक नहीं है। तो दूसरी बात ध्यान से सुनना मित्रों, दूसरी बात ध्यान से सुनना कि अगर हमें बात करना है हंस के संदर्भ में कि वह कैसा होता है,
पानी और दूध का विवेकी होता है? नहीं, वहां वह नीर क्षीर विवेकी होता है। क्या होता है? नीर क्षीर विवेकी होता है। तो वहां पर पानी के स्थान पर नीर शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अगर बादलों के संदर्भ में बात करेंगे तो नीर पयोध की बात करना है मित्रों, हमें उसकी टपकती हुई बूंदों की बात करनी है तो जल बूंदों का प्रयोग होगा, पानी की बूंदें नहीं। जल बूंदों का या जल बूंदों की वर्षा हो रही है, वर्षापात हो रहा है। शब्द कहां कौन सा प्रयोग होगा यह अवश्य आपको पता होना चाहिए। तो आप सोचोगे सर अभी तक तो पता नहीं रहा, तो अभी इतना जल्दी कैसे पता होगा? पता होगा ना, आप सब मेरे अच्छे विद्यार्थी हैं। अगर आप पूरे मनोभाव से, पूरे मनोयोग से कक्षाओं को लेते बस रहोगे मित्रों, यकीन रखना ज्यादा तो नहीं, 5 क्लास अगर आपने ले ली तो आपको भाषा की सटीकता, शुद्धता, संक्षिप्तता, सारगर्भिता सब कुछ समझ में आ जाएगा। रही बात लेखन की सुंदरता, तो ये मैं मानता हूं कि आपकी लेखन की सुंदरता मुझसे तो बेहतर ही होगी। कहीं ना कहीं मेरे आरंभिक असफलताओं में, छोटी मोटी असफलताओं में, मैं तो जो असफलता मिली उन्हें असफलता ही मानता हूं। एक लेखन हो सकता है कि एक एंगल रहा हो। ध्यान रखना, लेखन सुंदर होना चाहिए, क्योंकि यह प्रकृति का नियम मानव पर भी आपादित होता है, आच्छादित होता है कि सुंदरता तो दुनिया में सबको प्रिय होती है। आंखों को सुंदरता चाहिए, कानों को सुंदर वचन चाहिए, जिह्वा को सुंदर स्वाद चाहिए। प्रत्येक प्राणी जिसमें जीवन है उसे अपने तरीके की सुंदरता उसे अवश्य भाती है। तो मित्रों, आंखों के लिए अगर सुंदर लेखन शैली है तो कोई भी एग्जामिनर 1 से 2 नंबर अवश्य ही एक्स्ट्रा टपका ही देता है। पूरे पेपर में 1-2 नंबर का खेल बन जाए, आपने 5-6 पेपर दिए, 7 पेपर दिए, 7 पेपर में 7 ही नंबर लेखन की दशा पर एक्स्ट्रा मिल गया तो 7 नंबर मित्रों आपको फर्श से अर्श पर पहुंचा देता है। बहुत बड़ा खेल होता है इतने नंबर का। तो लेखन सुंदर हो तो आप ये भी पूछ सकते हो कि सर लेखन कैसे सुंदर हो सकता है? सुंदर लेखन के लिए बस इतना आप करो कि आपके फॉन्ट साइज जो लिखने के हों बड़े हों, 2 शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप हो। इस बोर्ड में हम पर्याप्त गैप देके नहीं लिख सकते, इसलिए कई बार पास पास लिख देते हैं। 2 शब्दों के बीच में पर्याप्त गैप हो, 2 लाइनों के बीच में पर्याप्त गैप हो, ताकि हर एक बात ठीक प्रकार से पढ़ने में समझ आ सके। सुंदरता बस इतनी ही, इसके अलावा कुछ और नहीं। और जब एग्जामिनर एक भी लाइन पढ़े तो उसे एकदम धारा प्रवाह समझ में आता रहे कि आखिर इस बच्चे के लिखने का उद्देश्य क्या था, इस पैराग्राफ के अंतर्गत या इस सेंटेंस में या इस शब्द के तहत कोई भी बच्चा कहना क्या चाहता था, ये एग्जामिनर को भली भांति प्रकार से समझ में आ जाए। लेखन ऐसा हो तो सटीक शब्दों का प्रयोग हो, भाषा संक्षिप्त हो। किसी भी पैराग्राफ में आप ये नहीं करने की कोशिश करेंगे कि किंतु परंतु कहने का आशय है कि मेरा कहने का अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि, इतना आपके पास कहने का स्कोप नहीं होता है। आपको पता है लिमिटेड शब्दों में आपको आंसर देना है। एक बार में कॉन्क्रीट तरीके से अपनी बात कहिए और बात कहने के साथ साथ उसे प्रमाणित करते चाहिए। सटीकता, संक्षिप्तता के साथ प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के साथ उसे प्रमाणित करते चलिए। उसे प्रमाणित करेंगे तो सुग्राह्यता बढ़ जाती है। एग्जामिनर को आपकी समझ का लेवल पता चल जाता है और वो आपकी कॉपी चेक करके आपकी समझ के लेवल को, आपके अनुशासन को, शुद्धता, सटीकता को, सारगर्भिता को, यही सब चेक करना चाहता है। रही बात तो संक्षिप्त लिखना है।
अपनी बात को बहुत किंतु परंतु लगाते हुए बहुत विस्तार देने की कोशिश नहीं करना है। एक बात दोबारा रिपीट नहीं करनी है। जो बात आप कह रहे हैं तो संक्षिप्त रूप में कहें, पर संक्षिप्तता के साथ कहना कैसे है? जैसे गागर में सागर भरा हो। सारगर्भिता का मतलब क्या हो? इतना सारगर्भित हो कि वह गागर में सागर भरे हुए के समान नजर आता हो, अर्थात एक एक बात अपने आप में अथाह बात को कह देने वाली हो। ऐसे शब्दों का प्रयोग लेखन के अंतर्गत आना चाहिए। तो यह आएगा कैसा? निरंतर उत्तर लेखन की जो प्रैक्टिस करते हैं आप, उससे आएगा। मित्रों, इससे अगर आपको यकीन से चीजें देखनी और चेक करनी है तो आप ऐसा करो ना कि आज एक आंसर लिखो और उसी आंसर को डेली लिखते हुए 20 दिन बाद पढ़ो। आपको खुद हंसी आने लगेगी, अरे यार मैं 20 दिन पहले कैसे लिखता था। बट डेली लिखना है। डेली लिखते हुए आंसर, जब आप दिन प्रतिदिन आंसर लिखेंगे तो आपके लेखन में निश्चित रूप से निखार आता चला जाएगा। सबसे पहली बात, आपको इस पक्ष पर काम करना है। क्लियर? अब इस बात को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अब दूसरी बात पर आते हैं, परिभाषा पर आते हैं। किस पर आते हैं मित्रों? परिभाषा पर आते हैं। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी? ज्योग्राफी की परिभाषा क्या होगी? परिभाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी? तो ज्योग्राफी की परिभाषा में दो तरह की परिभाषा हम दे सकते हैं इसकी। एक परंपरागत परिभाषा दे सकते हैं, मैं सब लिखाऊंगा, बस आप देखते चलेंगे और सुनते चलेंगे। परंपरागत परिभाषा लिखाएंगे और एक वर्तमान परिदृश्य में प्रस्तुत की गई परिभाषा का वर्णन करेंगे। वर्तमान, तो परंपरागत परिभाषा के अंतर्गत ज्योग्राफी की परिभाषा शाब्दिक दृष्टिकोण से दी जाती है, वर्ड्स के दृष्टिकोण से दी जाती है। यह शाब्दिक दृष्टि से दी गई, दृष्टि से प्रस्तुत की गई परिभाषा होती है, जिसमें ज्योग्राफी को कहा जाता है कि यह दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है जियो प्लस दूसरा शब्द है ग्राफी। एक शब्द कौन सा है? जियो प्लस दूसरा शब्द है ग्राफी। जियो एवं ग्राफी में से जियो का अर्थ है, यह रिलायंस वाला जियो मत समझना, यह जियो है। क्या है मित्रों? ये जियो है, रिलायंस वाला जियो मत समझना। ओके, तो जियो का मतलब होता है द अर्थ। क्या होता है मित्रों? इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो क्या होगा? ये द अर्थ, द अर्थ। एंड ग्राफी का मतलब होता है डिस्क्राइब और स्टडी, या इसको लिख सकते हैं द स्टडी। सिंपल हिंदी में बोले, पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय, या ऐसा विषय जिसमें पृथ्वी के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। मैं लिख देता हूं, क्या? पृथ्वी स्वरूप के वर्णन का विषय, स्वरूप के वर्णन का विषय ज्योग्राफी कहलाता है। बट ये बहुत सीमित अर्थों पर अपनी परिभाषा को प्रकट करता है मित्रों, बहुत सीमित अर्थों को अपनी परिभाषा में प्रकट करता है। तो वर्तमान संदर्भ में मैं दो से तीन लोगों की महत्वपूर्ण परिभाषा का वर्णन करूंगा। एक व्यापक एवं सर्वमान्य परिभाषा हॉटशोन महोदय ने प्रस्तुत की। हॉटशोन ने, उसके अलावा ट्रीवार्था और होम्स, जिनका नाम है आर्थर होम्स, इन दोनों की परिभाषा को संश्लिष्ट करते हुए मानववादी भूगोलवेत्ता स्मिथ महोदय ने
2016 में इसे परिभाषित करते हुए अलग एक स्वरूप प्रदान किया। इन विद्वानों ने भूगोल को परिभाषित करते हुए क्या कहा था, आपको याद नहीं करना है, ये सारे नाम आपको याद नहीं करने हैं। आपको याद क्या करना है, वो हर एक बात मैं लिखाऊंगा। हॉटशोन महोदय का कहना था कि भूगोल पृथ्वी के सतह, सरफेस, भूगोल पृथ्वी के सतह के अध्ययन से संबंधित विषय है। किसमें किसका अध्ययन किया जाता है इसमें? इन्होंने क्या कहा था? पृथ्वी की सतह, मैं लिखाऊंगा इसे, पृथ्वी की सतह, सतह के अध्ययन से संबंधित विषय है। तो सतह का कैसा वर्णन? तार्किक एवं विश्लेषणात्मक वर्णन किया जाता है। क्या कहा इन्होंने? पृथ्वी के सतह का तार्किक एवं विश्लेषणात्मक वर्णन, जिसमें सतह में उपस्थित क्या है? उच्चावच अवस्थित हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां अवस्थित हैं। तो भूगोल संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय नहीं है, बल्कि भूपर्पटी के अध्ययन से संबंधित विषय है, जहां विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां एवं उच्चावच पाए जाते हैं, लैंडफॉर्म्स एंड टोपोग्राफीज पाई जाती हैं, उसके अध्ययन से संबंधित विषय है। इसी को आगे और विस्तृत तरीके से और पारखी बनाने के दृष्टिकोण से त्रिवार्था तथा होम्स आदि महोदय ने इसे कहते हुए एक्सप्लेन किया है कि साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, क्या कहा है? त्रिवार्था ने कहा है कि यह भूपटल के अध्ययन से संबंधित विज्ञान है। तो होम्स महोदय ने कहा है कि स्टडी ऑफ मैन हैबिटाट, एज द स्टडी ऑफ मैन हैबिटाट, मतलब मानव के निवास स्थल के अध्ययन से संबंधित विषय है। त्रिवार्था ने क्या कहा? त्रिवार्था ने कहा द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, द नॉट अर्थ, बल्कि क्या लिखा इन्होंने? द स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस, सरफेस त्रिवार्था ने कहा। तो होम्स महोदय ने इसे और परिष्कृत किया, और परिष्कृत करते हुए इन्होंने लिखा कि स्टडी ऑफ मैन्स हैबिटाट, क्या लिखा? द स्टडी ऑफ मैन्स हैबिटाट। इस तरह से इन्होंने परिभाषित करते हुए यह एक्सप्लेन किया, और इन्हीं छोटी छोटी परिभाषाओं को संश्लिष्ट रूप में मैं आपको लिखाऊंगा कि आखिर यह क्या हो सकता है। त्रिवार्था ने कहा कि भूपटल के अध्ययन से संबंधित विषय है। हॉटशोन ने भी कहा कि भूपटल का अध्ययन किया जाता है, जहां इसके तार्किक वर्णन किए जाएंगे, जहां इसके व्याख्या के क्रमबद्ध निरूपण किया जाएगा, विविधताओं का अध्ययन किया जाएगा। तो मित्रों, एडम स्मिथ महोदय, सॉरी एस स्मिथ है यह, स्मिथ महोदय ने 2016 ने इसे बताया कि भूगोल विशुद्ध रूप से एक मानववादी कल्याणपरक विज्ञान है। मानववादी कल्याणपरक विज्ञान है। इन तमाम बातों को अब मैं भाषा के रूप में आपको लिखाने जा रहा हूं मित्रों, सभी के सभी आप लिखोगे। चलो जल्दी से लिखो ज्योग्राफी की परिभाषा। लिखो, लिखना है। आपको इस क्लास की अनुभूति में बिल्कुल ऐसे नहीं होने दूंगा कि यह क्लास आपकी ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। पीछे प्रीलिम्स के अंतर्गत मैं कक्षाएं ले रहा था, तो उसमें से कुछ विद्यार्थियों ने यह कहा कि सर जो आप बोलकर लिखाते हैं वो लिखित रूप से दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। प्रीलिम्स के अंतर्गत वो चीजें फॉलो हो सकती थी, तो फॉलो हो भी गई,
कुछ विद्यार्थियों ने ही ऐसा कहा था, बट उनके अनुसार की गई मांग के अनुरूप चीजें फॉलो हो गई। बट ध्यान रखना, मेंस के दौरान जब तक आप ठीक से भाषा नहीं लिखेंगे, आप अच्छा आंसर नहीं कर पाएंगे। मित्रों, भाषा हमसे सीखो, अपनी भाषा को विकसित करो, लिखो आंसर अपनी भाषा में। लेकिन जब तक आप सीखोगे नहीं, तब तक आप अपनी भाषा विकसित नहीं कर सकते हो। इसलिए सीखो हमसे और प्रस्तुत स्वयं करो। सीखो मुझसे, प्रस्तुत स्वयं करो। ठीक है ना? तो लिखो ज्योग्राफी, इंग्लिश में लिखना ज्योग्राफी की परिभाषा परंपरागत रूप से, ज्योग्राफी की परिभाषा परंपरागत रूप से शाब्दिक व्याख्या के क्रम में दी जा सकती है। शाब्दिक व्याख्या के क्रम में दी जा सकती है, जिसमें लिखना है शब्द ज्योग्राफी दो लैटिन शब्द, ग्रीक वर्ड, दो लैटिन वर्ड जियो प्लस ग्राफी से बना है। जियो प्लस ग्राफी से बना है, जहां जियो का अर्थ है पृथ्वी, जियो का अर्थ है पृथ्वी, तथा ग्राफी का अर्थ है अध्ययन। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना। पृथ्वी का अध्ययन या वर्णन करना, पूर्ण विराम। पैरा चेंज कर दो, लिखो भूगोल की आधुनिक सर्वमान्य परिभाषा, भूगोल की आधुनिक सर्वमान्य परिभाषा हॉटशून महोदय ने, किसने? हॉटशून महोदय ने, मैंने लिखा यहां पर, हॉटशून महोदय ने, प्रसिद्ध विद्वान इमैनुअल कांट के शिष्य रहे हैं मित्रों ये। तो हॉटशून महोदय ने अपनी पुस्तक, सभी को नाम लिखना, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। अपनी पुस्तक इन्वर्टेड कामा में इंग्लिश में लिखेंगे सभी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी।
द नेचर ऑफ ज्योग्राफी में दी है, में दी है पूर्ण विराम लगाकर इनके अनुसार, इनके अनुसार भूगोल पृथ्वी, इन्वर्टेड कमा लगा देना, यस बहुत महत्वपूर्ण बात, इन्वर्टेड कमा, डबल इन्वर्टेड कमा, भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं, भूगोल पृथ्वी की सतह की विविधताओं पृथ्वी की सतह की विविधताओं के सही, सही मतलब राइट, राइट सही, कॉमा क्रमबद्ध, क्रमबद्ध मतलब सिस्टमेटिक, तभी तो विज्ञान कहलाएगा ना, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध एवं तार्किक निरूपण, एवं तार्किक निरूपण, तार्किक निरूपण का विषय है, का विषय है। पूर्ण विराम लगाते हुए लिखेंगे, इन्वर्टेड कमा क्लोज करें, लिखेंगे प्रसिद्ध विद्वान त्रिवार्था तथा होम्स आदि ने भी, प्रसिद्ध विद्वान त्रिवार्था तथा होम्स आदि ने भी भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि, जबरदस्त परिभाषा, भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि इंग्लिश में, आप सोचोगे सर हिंदी मीडियम की क्लास आप इंग्लिश में क्यों लिखाओगे, समझाऊंगा, लिखो, कहा है कि ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, ज्योग्राफी इज द साइंस ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस, geography is the science of earth surface as a habitat of mankind, as a habitat of mankind। इन्वर्टेड कमा क्लोज करो, इन्वर्टेड कमा क्लोज करो। एक बात ध्यान रखना मित्रों कि आपसे कभी भी ज्योग्राफी की परिभाषा नहीं पूछेगा मेंस में, कि पूछेगा आपको क्या लगता है, आपसे कभी भी भूगोल में मेंस के अंतर्गत ज्योग्राफी की परिभाषा नहीं पूछेगा। लेकिन आप ध्यान से, आप मुझसे भूगोल विषय पढ़ना चाहते हैं तो ठीक उसी प्रकार से जैसे सबसे पहले आपके मन में एक जिज्ञासा आती है कि सर हमारे और आपके बीच एक बिलोंगिंगनेस बने, इसके लिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बता दो और थोड़ा सा मुझसे मेरे बारे में पूछ लो। आता है आपके अंदर कि नहीं? किसी भी व्यक्ति से आप मिलना चाहते हैं, उस व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप बोलते हैं हेलो सर, मैं आपका परिचय जानना चाहता हूं। तो अभी मैं आपको विषय का परिचय करा रहा हूं। यह विषय का आपका परिचय है। जब तक आप विषय के परिचय से परिचित नहीं होंगे तब तक मित्रों आपको विषय में इंटरेस्ट नहीं आएगा। आप उत्तम
उत्तर लेखन नहीं कर सकते हो। तो आपको विषय के स्वरूप को समझना है कि भूगोल संपूर्ण पृथ्वी के अध्ययन से संबंधित विषय नहीं है। ये परंपरागत परिभाषा को अब ओछी परिभाषा कहा गया है, बल्कि अब क्या कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी के सतह का सही, सटीक, सारगर्भित, संक्षिप्त, तार्किक व्याख्या का विषय है, जिसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। क्रमबद्धता एवं तर्क दोनों की दोनों बातें किसी भी विषय को विज्ञान बना देते हैं। भूगोल अत्यधिक तार्किक है एवं अत्यधिक क्रमबद्ध है मित्रों, इसीलिए इसे आपको क्या कहना है, यह एक विज्ञान सम्मत विषय है। क्लियर? आगे विद्वानों ने कहा है, यहां जब होम्स महोदय ने इसे एक्सप्लेन करते हुए कहा कि एज द होम ऑफ मैनकाइंड, या मित्र सिंपल द स्टडी ऑफ मैन्स हैबिटाट, तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे अर्थ सरफेस का भी अध्ययन नहीं करना, पृथ्वी के सतह पर उपस्थित तमाम प्रकार की विविधताओं का अध्ययन करना भूगोल विषय का उद्देश्य नहीं है। हम इस विषय में उन्हीं क्षेत्रों का, उन्हीं खंडों का, उन्हीं संदर्भों का अध्ययन करते हैं जहां मानव जाति निवास करती है, या वह क्षेत्र जो मानव जाति के लिए उपादेय हैं, उपयोगी हैं, लाभकारी हैं, उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन भूगोल विषय के अंतर्गत किया जाता है। दुनिया के तमाम पर्वत, पठार, मैदान, घाटी, खाड़ियां, जलसंधियां, इन तमाम पक्षों का अध्ययन नहीं करेंगे तो पागल हो जाएंगे। कुछ विद्वानों से पूछें, कुछ लोगों से पूछें, कुछ तो शिक्षक भी मित्रों इतनी बड़ी त्रुटि कह देते हैं, ये पर्वत, पठार, मैदानों का अध्ययन क्या भूगोल है? तो उनसे सबसे पहले आप बताना कि नहीं सर, भूगोल पर्वत, पठार, मैदानों का केवल अध्ययन का विषय नहीं है, यह मानव जाति से संबंधित विषय है, यह मानव के कल्याण की बात करता है, यह विशुद्ध मानववादी विषय है, जो कि भौगोलिक घटकों की उपादेयता, उपयोगिता, लाभप्रदता के साथ मानव का जीवन सतत विकास की ओर कैसे बढ़े उसके बारे में समझाता है। इसीलिए मित्रों, इसे समस्त विषयों में सबसे मौलिक विषय माना जाता है। भूगोल ही है, भूगोल रूपी धरातल पर ही ऐतिहासिक घटनाएं घटित होती हैं, भूगोल रूपी धरातल पर ही राजनीतिक परिदृश्य उत्पन्न होते हैं, भूगोल रूपी धरातल पर ही विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए विभिन्न विषयों का आधार कौन माना जाता है? भूगोल माना जाता है। विभिन्न विषयों का की जननी अपने आप में भूगोल विषय है, क्योंकि यह हैबिटाट ऑफ मैनकाइंड है। मित्रों, जिस प्रकार की भूभौतिक दशाएं होंगी, मानव का चरित्र वैसा होगा। जिस प्रकार का मानव का चरित्र होगा, इतिहास एवं वहां की राजनीतिक व्यवस्थाएं वैसी होंगी। जिस प्रकार की भौगोलिक दशाएं होंगी, मानव की आर्थिक क्रियाएं भी ठीक उसी प्रकार की होंगी। अर्थात मानव के आर्थिक पक्ष, मानव के सामाजिक पक्ष, मानव के राजनीतिक पक्ष, मानव के ऐतिहासिक पक्ष, मानव के सांस्कृतिक पक्ष, तमाम पक्षों का मूल आधार यह भूगोल विषय है। पर इसमें अध्ययन किस क्षेत्र का किया जाता है? पृथ्वी का, जहां मानव जाति निवास करती है, यह वह क्षेत्र जहां या जिसकी मानव जाति के लिए उपयोगिता है, लाभप्रदता है, उस क्षेत्र के अध्ययन करने हैं हमें इस विषय के अंतर्गत। क्लियर? अब लिखो, फिर पैरा चेंज करो, लिखो प्रसिद्ध मानववादी, पैरा चेंज करते हुए लिखो प्रसिद्ध मानववादी भूगोलवेत्ता मानववादी भूगोलवेत्ता स्मिथ के अनुसार भूगोल एक मानववादी कल्याण परक
मानववादी कल्याण परक विषय है। मानववादी कल्याण परक विषय है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। क्लियर है मित्रों? इतनी बातें यहां पर भूगोल के परिभाषा के रूप में आपने ये समझा। कुल मिलाकर भूगोल के पक्ष को जो समझते हैं कि यह एक अमूर्त विषय है, यह एक पर्वत पठार मैदानों का केवल अध्ययन है, जिसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लगता, तो मित्रों यह पर्वत पठार मैदानों के अध्ययन का विषय नहीं है, बल्कि यह मानव के जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। मानव का जीवन उत्तम कैसे हो सके, उन्नत कैसे हो सके, उत्कृष्ट कैसे हो सके, मानव का सर्व कल्याण कैसे हो सके, इन तमाम बातों से संबंधित विषय कौन सा है? भूगोल है। दुनिया में एकमात्र विषय है मित्रों जो अपने आप में प्राकृतिक दशाओं का संबंध मानव से जोड़ता है। प्रकृति का संबंध किससे जोड़ता है? मानव से जोड़ता है। इसीलिए वर्तमान में इसे परिभाषित करते हुए एक और बात कही गई है, तो पैरा चेंज करो और लिखो भूगोल बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा, सब भूल जाना, पर जब लास्ट ये परिभाषा लिखोगे आप अपनी कॉपी में तब आपको बहुत मजा आएगा। तो लिखो भूगोल मानव एवं पर्यावरण के मध्य, भूगोल मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का विषय है। मानव एवं पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधों का विषय है। अंतर संबंधों का विषय है। अंतर संबंधों का विषय है। पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। ठीक है ना? ठीक है। अब हमने लिखा था देखो तीन पक्षों पर हम चलते हैं पीछे की ओर। हमने लिखा था सबसे पहले भाषा, हमने भाषा पर बात कर ली, फिर लिखा हमने परिभाषा, परिभाषा के साथ आप इसी को लिख सकते हैं परिचय, इस पर हमने बात कर ली। अब हम आते हैं पाठ्यक्रम पर। किसमें आते हैं? पाठ्यक्रम पर। ये याद रखना मित्रों, जब भी हम भूगोल के पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो पाठ्यक्रम को टोटलिटी में समझने की कोशिश करेंगे, संपूर्णता में समझेंगे, और उस टोटलिटी से फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि आखिर आपको इस पाठ्यक्रम के तहत किन किन बिंदुओं का अध्ययन मेंस परीक्षा के अंतर्गत करना है, ताकि आपको चीजें ठीक से पता रहें। हालांकि मुझे यह मानकर पढ़ाना चाहिए कि आप सभी लोगों ने प्रीलिम्स अगर दे लिया है तो प्रीलिम्स देने के बाद अब आपको यह समझने की जरूरत नहीं बची, लेकिन मुझे यह ज्ञात है, मुझे यह सूचित भी किया गया है और कराया गया है कि कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने फ्रेश तरीके से अभी मेंस की प्रिपरेशन के साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेंस के बाद वह लास्ट में प्रीलिम्स देते हुए आगे के वर्षों के लिए प्रीलिम्स के लिए तैयार होंगे। तो उन तमाम प्रकार के विद्यार्थियों के लिए मेरी बात है और मेरा सुझाव है कि एक एक मेरी बातों को सुनते जाएंगे, जिससे आपको हर एक बात क्लियर रहे। तो सबसे पहले हमने बताया भाषा, फिर उसके बाद परिचय, फिर उसके बाद मित्रों अब हमारे पास आने जा रहा है, सभी लोग पाठ्यक्रम के बारे में लिखेंगे। लिखो सिलेबस। सिलेबस पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम क्या होगा? पाठ्यक्रम अभी यूपीएससी ने क्या डिस्क्राइब किया है उसे हटा दो, वही चीज जो डिस्क्राइब किया मैं सब कुछ लिख देता हूं, फिर यूपीएससी के पॉइंट्स यहां पर ले आकर मैं आच्छादित कर दूंगा, जिससे आपको हर बातें क्लियर हो जाएं। भूगोल के पाठ्यक्रम को मित्रों हम दो वर्गों में बांटेंगे। भूगोल के
पाठ्यक्रम को मूल रूप से हम 2 वर्गों में बांटेंगे। कैसे 2 वर्गों में बांटेंगे, यहां आप देखो, सभी के सभी देखना। पहला भाग है, क्लास के साथ साथ मित्रों ये फ्लो चार्ट बनाना है। पहला भाग है विश्व का भूगोल, दूसरा भाग है भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल के अंतर्गत, विश्व के भूगोल के अंतर्गत 2 पार्ट होंगे, विश्व का भौतिक भूगोल और विश्व का मानव भूगोल। भारत के भूगोल के अंतर्गत भी भारत का भौतिक भूगोल और भारत का मानव भूगोल, भारत का मानव भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि आखिर भौतिक भूगोल के अंतर्गत किन पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो सभी लोग मित्रों अब हेडिंग देंगे, आप हेडिंग देंगे फिजिकल ज्योग्राफी। क्या हेडिंग देंगे आप? इंग्लिश में फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी लिखिए इसके बारे में। लिखिए भौतिक भूगोल के अंतर्गत, भौतिक भूगोल के अंतर्गत प्रकृति प्रदत्त मौलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। मौलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। प्रकृति प्रदत्त मौलिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें विज्ञान के सार्वभौम नियम, जिसमें विज्ञान के सार्वभौम नियम लागू होते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या होगा? विज्ञान के सार्वभौम नियम लागू होंगे, जिसमें विज्ञान के सार्वभौम नियम लागू होते हैं। क्या होते हैं? विज्ञान के सार्वभौम नियम लागू होते हैं। क्लियर? लिखो इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण खंडों का अध्ययन, 4 महत्वपूर्ण खंडों का अध्ययन किया जाता है। 4 महत्वपूर्ण खंडों का अध्ययन किया जाता है। आपको कभी नहीं भूलेगा मित्रों, अध्ययन किया जाता है। कैसे? देखो, प्रकृति उत्पन्न की सबसे पहले अगर आप देखोगे तो स्थल मंडल वेन डायग्राम आप लोगों ने देखा है। ये डायग्राम कोई नया नहीं है,
हर जगह आपने देखा है प्रकृति ने सबसे पहले पैदा किया स्थल मंडल, धरातल पैदा किया। धरातल पैदा करने के साथ साथ दो चीजें और पैदा हुई। एक पैदा हुआ एटमॉस्फेयर और इसके साथ पैदा हुआ एक और तत्व जिसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर अर्थात जलमंडल। तीन बातें मैं यहां पर लिख रहा हूं, तीन बातें यहां पर लिखता हूं। पहला पक्ष था लिथोस्फीयर, दूसरा पक्ष है एटमॉस्फेयर, तीसरा पक्ष है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और तीसरा है हाइड्रोस्फीयर। इन तीनों का जहां पर आनुपातिक संयोग हुआ, यहां जहां पर भी यह आनुपातिक रूप से आपस में मिश्रित हुए है, वहां मित्रों जीवन का उद्भव हो गया। और यह जीवन के उद्भव का क्षेत्र ही बायोस्फीयर है। क्या कहलाता है मित्रों? ये बायोस्फीयर कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। तो तीन प्राकृतिक मूलभूत तत्वों समझना है, तीन प्राकृतिक मूलभूत तत्वों का जहां पर आनुपातिक संयोग, केवल संयोग नहीं, एक राइट प्रोपोर्शन में जहां संयोग होता है वहीं जीवन की उत्पत्ति होती है। और जिस क्षेत्र विशेष में जीवन की प्राप्ति होती है उसे बायोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इस बायोस्फीयर या जैव मंडल को पैदा करने वाला कोई और नहीं है बल्कि प्रकृति एवं प्राकृतिक परिघटनाएं हैं। इसलिए इसे भी मौलिक तत्वों के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए चौथा पॉइंट देते हैं जिसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो ध्यान से समझना मित्रों, अगर इन तीनों का मैं हिंदी नाम लिखूं, तो देखना ध्यान से। एक हो गया स्थल मंडल, दूसरा हो गया वायुमंडल, तीसरा हो गया जलमंडल और पांचवा हो गया मित्रों जैव मंडल। कितने घटक हो गए? चार महत्वपूर्ण घटक हो गए। और इन चारों घटकों का अध्ययन भूगोल के अंतर्गत किस टॉपिक के तहत करते हैं? तो इसका अध्ययन करते हैं, इंग्लिश में तो लिख ही देंगे, पहले हिंदी में लिख दें, इसका अध्ययन करते हैं भू आकृति विज्ञान। किसके अंतर्गत? भू आकृति विज्ञान, जिसे कहते हैं आप जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृति विज्ञान। इसे कहते हैं जलवायु विज्ञान, इसे कहते हैं समुद्र विज्ञान और इसे कहते हैं जैव पर्यावरण भूगोल। कुल मिला के आपको ये अवश्य याद रखना है कि ये जो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का सेक्शन है, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का सेक्शन है, वह किसके अंतर्गत का विषय है? भूगोल के अंतर्गत आने वाला विषय है। अलग खंड नहीं है बल्कि वह भूगोल का ही उप अंग है। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी इसीलिए मित्रों वही शिक्षक बेहतर तरीके से पढ़ाता है जिसका अपना बैकग्राउंड विशुद्ध रूप से साइंस का भी रहा हो और साइंस के साथ साथ ज्योग्राफी का भी रहा हो। वही इस खंड के साथ जस्टिस कर पाता है, वही इस खंड के साथ न्याय कर पाता है, चाहे प्रीलिम्स के अंतर्गत की बात हो चाहे मेंस के अंतर्गत की बात हो। पढ़ाने को तो सब पढ़ा देते हैं, आजकल तो पढ़ाना सबसे सरल काम लोगों को लगने लगा है, पढ़ाने को सब पढ़ा देते हैं, लेकिन उत्कृष्टता के साथ मार्क्स ऑब्टेन कराए आपको, यह
कठिन होता है, परंतु मित्रों आपका संस्थान उत्कर्ष, आपकी उत्कृष्टता की दिशा में कार्य करता है। इस बात का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जैव मंडल को जैव पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पढ़ा जाता है। मित्रों अगर आप इस स्वरूप को देखो तो भूगोल के अंतर्गत जो भौतिक भूगोल का पक्ष है, विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत इन 4 खंडों का अध्ययन किया जाएगा। भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान एवं जैव पर्यावरण भूगोल। ठीक है ना? तो लिखो सभी के सभी यहां पर, यहां थे हम, आप यहां थे, यहां परिभाषा लिखा था, लिखेंगे इसके अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण खंडों का अध्ययन किया जाता है। 4 महत्वपूर्ण खंडों का अध्ययन किया जाता है। जैसे नंबर 1 आप इधर से लिखोगे, इधर से नंबर 1 भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी। भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा जलवायु विज्ञान, जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी। तीसरा समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ओशियनोग्राफी, ओशियनोग्राफी। तो चौथा जैव पर्यावरण भूगोल, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। 4 पक्ष हो गए। अब आप उनके सामने अपनी जानकारी के लिए चाहो तो लिख सकते हो भू आकृति के सामने स्थल मंडल का अध्ययन, फिर जलवायु विज्ञान के सामने वायुमंडल का अध्ययन, फिर समुद्र विज्ञान के सामने जल मंडल का अध्ययन, और जैव पर्यावरण भूगोल के सामने जैव मंडल का अध्ययन। आप ऐसा लिख सकते हैं। तो ये तो होगा मित्रों भौतिक भूगोल का पक्ष। किसका पक्ष होगा? ये भौतिक भूगोल का पक्ष होगा। अब देखो ध्यान से समझना, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल के संयोग से पैदा हुआ जैव मंडल। क्या पैदा हुआ? जैव मंडल। जैव मंडल में मूल रूप से 2 प्रकार के घटक हैं, 3 प्रकार के हैं, पर मूल रूप से 2 प्रकार के मैं बात करूं। अगर एक प्रकार का घटक है प्लांट्स, तो दूसरे प्रकार का घटक है एनिमल्स हैं। प्लांट्स हैं एंड एनिमल्स हैं। चलो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं मैं आगे, ध्यान रखना। जैसे हम बात करें बायोस्फीयर की बात करें, बायोस्फीयर की बात करें तो इसका मूल रूप से निर्माण हुआ है फ्लोरा, फौना एंड माइक्रोब से, जिसे सरल भाषा में अगर हम लिखें तो पादप, जंतु एवं सूक्ष्म जीव। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जंतुओं में से, स्तनधारी जीवों में एक महत्वपूर्ण जीव है मानव। कौन महत्वपूर्ण जीव है? मानव। यह मानव जो कि हम आप हैं मित्रों, यह मानव कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति का ही अंग है, प्रकृति के मूलभूत तत्वों का ही अंग है। सामान्य कथाओं में कहा भी जाता है कि मानव शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। किससे निर्मित है?
पंच महाभूतों से निर्मित है। भूतों से निर्मित। ये महाभूत तत्व क्या है? ये महाभूत तत्व ही प्राकृतिक भौतिक तत्व है। भौतिक तत्व है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यह 5 महाभूत तत्व मित्रों कौन है? मूल रूप से प्राकृतिक भौतिक तत्व हैं। इन 5 प्राकृतिक महाभूत तत्वों से निर्मित हुआ है मानव। यह मानव चूंकि बायोस्फीयर का अंग है। बायोस्फीयर मूल रूप से 3 महत्वपूर्ण तत्वों से निर्मित है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। इसका मतलब है कि मानव का अस्तित्व 3 नहीं बल्कि 4 मंडलों पर टिका हुआ है। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल। अगर इन 4 में से किसी एक को प्रभावित कर दिया गया तो मानव का अस्तित्व प्रभावित हो सकता है। इन 4 में से अगर किसी एक को खंडित या विनष्ट किया गया तो मानव का अस्तित्व समाप्त होने का खतरा रहेगा। क्योंकि इसे अगर आप देखने की कोशिश करो तो इसे अगर मान लो कि कोई एक भवन है और भवन के 4 पिलर है, आधारभूत स्तंभ है। एक हो गया भवन का आधारभूत स्तंभ लिथोस्फीयर, एक हो गया एटमॉस्फेयर, एक हो गया हाइड्रोस्फीयर, एक हो गया बायोस्फीयर। आपको यह पता है कि यह तो सभी आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है ही, निश्चित रूप से इंटर रिलेटेड है। तो सभी को हम यहां पर जोड़ देते हैं मित्रों। चलो सभी को जोड़ देते हैं। और अब क्या करेंगे? इसको भी जोड़ दो इससे। सभी जुड़ गए और इन 4 पर टिका हुआ है मानव का अस्तित्व। मान लो यहां बैठा है कहीं ह्यूमन स्फीयर, मैन है। इसका अस्तित्व इस पर भी टिका है, इस पर भी टिका है, इस पर भी टिका है और इस पर भी टिका है। अर्थात अगर ये 4 पिलर हैं, इन 4 पिलर के शीर्ष पर अवस्थित है मित्रों मानव का अस्तित्व। अगर इन पिलर में से किसी एक को भी आप डैमेज कर देंगे तो मानव का अस्तित्व ही संकट में आ जाएगा। समस्त प्रकार की मानवीय क्रियाएं इन्हीं 4 खंडों पर टिकी हुई हैं। यह 4 खंड कौन कौन से हो गए आपके? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जैव मंडल हो गए। इन्हीं 4 पर मानव की समस्त क्रियाएं अपनी क्या है? टिकी हुई है। तो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन, मानव के अस्तित्व का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं मित्रों? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि मानव प्रकृति का ही एक उत्पाद्य है, प्रकृति का ही एक परिणाम है जिसके तहत मित्रों आप इसे देख सकते हैं। तो अब क्या लिखा है हमने? सबसे पहले हमने भौतिक भूगोल के पक्ष को लिखा है और अब हम लिखने जा रहे हैं मानव भूगोल के पक्ष को। तो लिखिए मानव भूगोल। मानव भूगोल, मानव भूगोल। ये सारे चित्र छोटे छोटे अपनी कॉपी में बनाते रहिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। सच कहता हूं, मेरी 1 से 2 आरंभिक कक्षाएं हैं जो कक्षाएं आपको ताउम्र याद रखनी चाहिए, क्योंकि आपके हर एंगल पर ये आपको मदद करेंगी, आपकी पर्सनालिटी पर मदद करेंगे। क्योंकि कुछ भी है, आप किसी राज्य में अगर डीएम बनकर जाते हैं, वहां की विकास योजनाएं आती हैं, तो कौन सी विकास योजना सफल होगी, कौन सी असफल होगी, वहां के मानव समाज को देखकर, वहां के प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र को देखकर, आप तमाम बातों को देखकर स्वयं अंदाजा लगा पाएंगे कि यहां पर किस प्रकार की नीतियां होनी चाहिए। इसीलिए इस विषय को बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आप ठीक प्रकार से चीजों को जानो। लॉ एंड ऑर्डर का भी जो संकट आता है, तो इसीलिए आता है कि हम मानव के व्यक्तित्व को समझ नहीं पाते, और मानव के व्यक्तित्व को समझना है तो सबसे पहले आपको पूर्ण रूपेण भूगोल को जानना होगा।
आपको समझना होगा कि कोई अगर क्षेत्र विशेष में अधिक लोग उद्दंड स्वभाव के हैं तो क्यों हैं, तो कहीं किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले लोग बड़े ही शांत स्वभाव के हैं तो क्यों हैं। इन तमाम पक्षों के पीछे की अपनी वजहें हैं मित्रों, और उन वजहों का अध्ययन करना है आपको इस भूगोल के अंतर्गत। तो मानव भूगोल में लिखो डैश देकर कि इसके अंतर्गत प्रकृति से नितांत रूप से संबंधित मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं मानवीय क्रियाओं का, ध्यान से, मानव भूगोल हो गया, इसमें किस चीज का, मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मानव एवं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जैसे मानव एवं मानवीय क्रियाओं के संबंधों में देखो क्या क्या अध्ययन करेंगे मित्रों, हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखना है आपको, ठीक है ना। सब कुछ देखेंगे ध्यान से एक एक करके। पहली मानवीय क्रिया क्या होगी उसे मैं लिखने जा रहा हूं, कृषि। मानव सबसे पहली क्रिया क्या करेगा, कृषि। दूसरा, संसाधन। तीसरा, उद्योग एवं विनिर्माण। उद्योग एवं विनिर्माण। चौथा, परिवहन तंत्र। पांचवा, मानव समाज एवं संस्कृति। तो छठवां, विश्व एवं भारत की भू राजनीति। विश्व एवं भारत की भू राजनीति। इसके अंतर्गत मानव समाज एवं संस्कृति के अंतर्गत मित्रों आप क्या पढ़ेंगे, मानव जनसंख्या, मानव प्रजातियां, मानव नृजातियां। जनरली इसे नहीं पढ़ते हैं, नृजातियां, जनजातियां एवं विभिन्न सूचकांक। तो ये हो जाएगा आपका मित्रों
मानव भूगोल का पक्ष हो जाएगा। यह होता है मानव भूगोल का पक्ष। दोनों के दोनों खंडों में एक साथ आप देखने की कोशिश करो। मैंने अगर इसे बताया तो दोनों खंडों में बताया कि यह विश्व का भूगोल के पक्ष पर भी है, भारत के भूगोल के पक्ष पर भी है। तो भौतिक भूगोल का अर्थ क्या होता है, मानव भूगोल का अर्थ क्या होता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण खंडों का पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल के अंतर्गत 6 महत्वपूर्ण खंडों का या उपखंडों का अध्ययन करते हैं। इन तमाम प्रकार की बातों को मैंने क्रमिक रूप से आपको दिखाया, तमाम प्रकार की बातों को, कि इसके अंतर्गत किन किन बातों का अध्ययन करते हैं, किन बातों का अध्ययन करते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई ना मित्रों, यहां की बात मैंने आपको समझाई है। अब देखो, इसके बाद सिलेबस का एक पक्ष और जुड़ता है, एक पक्ष और जुड़ता है। क्या कि जब मानव है, मानव विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक क्रियाएं करेगा, प्रकृति के घटकों का उपभोग करेगा, चाहे कृषि के रूप में, चाहे संसाधन के रूप में, उद्योग एवं विनिर्माण के रूप में, परिवहन तंत्र के रूप में। अगर यह प्रकृति के घटकों का उपभोग करेगा, उपयोग करेगा, तो कई बार इसके द्वारा किया गया उपयोग या उपभोग गैर विज्ञान सम्मत होगा, तार्किक नहीं होगा, तर्कतः नहीं होगा। तो तर्क के अभाव में, वैज्ञानिकता के अभाव में, मानव के समझ के अभाव में प्राकृतिक तत्वों पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा। प्राकृतिक घटकों का उपभोग मानव जब प्रकृति की समंजन क्षमता से अधिक कर लेगा, प्रकृति की समंजन क्षमता से अधिक कर लेगा, वह क्षमता जो प्रकृति मानव के द्वारा किए गए उपयोग एवं उपभोग को पुनः प्रतिसंतुलित कर सके, उसे समंजन क्षमता कहा जाता है। तो जब मानवीय क्रियाएं उसकी समंजन क्षमता से अधिक हो जाती हैं, एक्सीड कर जाती हैं, तो प्रकृति में मित्रों एक प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और प्रकृति में उत्पन्न समस्या को हम प्राकृतिक विपदा कहते हैं, प्राकृतिक आपदा कहते हैं। तो मित्रों एक नया टॉपिक शुरू होता है, आपदा। और जब आपदाएं आएंगी तो मानव उन आपदाओं से बचने का उपाय करेगा। उपाय को कहते हैं आपदा प्रबंधन। समझने की फिर से कोशिश करिएगा। भौतिक तत्व है, भौतिक तत्वों की ही देन है मानव। मानव जिस स्थान विशेष पर निवास करेगा, वह अपने जीवन को सरल, सफल, सुखद बनाने के लिए प्राकृतिक तत्वों का उपभोग करेगा। चाहे भोजन के रूप में उपभोग करे, चाहे आवास के रूप में उपभोग करे, चाहे विलासिता के रूप में उपभोग करे, लेकिन उपभोग अवश्य करेगा। तो प्राकृतिक तत्वों को किए गए उपभोग से अगर उन तत्वों में असंतुलन उत्पन्न हुआ, तो वह असंतुलन निश्चित रूप से प्राकृतिक घटकों को मित्रों इम्बैलेंस करता है, असंतुलित कर देता है। प्राकृतिक घटकों में उत्पन्न असंतुलन प्राकृतिक आपदाओं के रूप में प्राप्त होते हैं। तो जब प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न हो गई, तो मानव उन आपदाओं से बचने के प्रबंधकीय उपाय करेगा। उसे ही कहते हैं आपदा एवं आपदा प्रबंधन। तो एक नया सिलेबस का अंग जुड़ता है इसके साथ साथ मित्रों, आपदा एवं आपदा प्रबंधन। भूगोल के अंतर्गत कौन सा खंड जुड़ जाता है? आपदा एवं आपदा प्रबंधन। आपदा एवं आपदा प्रबंधन एक नया खंड जुड़ता है ना। जब आपदाओं को आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत विस्तार से बताऊंगा कि आपदाएं 2 प्रकार की होती हैं, एक प्राकृतिक आपदाएं तो दूसरा मानव जनित या मानव प्रेरित आपदाएं।
मानवीय आपदाएं। दो प्रकार की आपदाएं होती हैं। ये एक अलग सेक्शन होगा जिससे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार से आप देखें तो भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाने वाले खंडों या उपखंडों में तीन मुख्य अंग होते हैं। एक अपने आप में स्वयं भूगोल है, तो दूसरा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी का विषय है। तो तीसरा होता है मित्रों आपदा एवं आपदा प्रबंधन का। आपदा एवं आपदा प्रबंधन का। आपदा एवं आपदा प्रबंधन का ये तीन खंड होते हैं मित्रों भूगोल के अंतर्गत पढ़े जाने वाले विषयों में। ये हो गया एक संपूर्ण विवरणिका। ये हो गया भूगोल का एक संपूर्ण सिलेबस जिसे आपको मित्रों पढ़ना है, जिसे आपको पढ़ना है। पर ध्यान से समझो, हमने शुरुआत की यहां से शुरुआत की। एक एक करके पक्ष आप देख सकते हैं। भाषा की बात की, परिभाषा की बात की, पाठ्यक्रम की बात को आगे बढ़ाया एक एक करके। और पाठ्यक्रम को बढ़ाते हुए मैंने शुरुआत की भूगोल से। भूगोल में भौतिक भूगोल के अंतर्गत चौथा पक्ष रखा जैव पर्यावरण भूगोल, जिसके अंतर्गत पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का विस्तार से अध्ययन किया जाता है। और आफ्टर दैट हमने भूगोल को दो भागों में विभाजित किया था, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल। मानवीय क्रियाओं के संदर्भ में दिखाने का प्रयास किया कि मानव अपनी क्रियाओं के द्वारा प्रकृति को कैसे असंतुलित करता है, जिससे प्राकृतिक एवं मानवीय आपदाएं विपदाएं। तो आपदा क्या है, विपदा क्या है, सुभेद्यता क्या है, ठीक है ना, रिस्क क्या है, सब कुछ बहुत विस्तार से अलग डायमेंशन में पढ़ाएंगे। और मित्र सच कहता हूं, ईमानदारी से मानकर चलना कि उतना गजब की चीजें पढ़ा दूंगा कि जितना आप जहां जिससे आप लिंक हो, जहां भी, दिल्ली में तो मैं हूं ही, दिल्ली से लेकर आप जहां भी देख सको, अगर उन विषयों में आपके कंपैरिजन में कोई चीजें उत्पन्न हो सके तो एक बार मुझे अवश्य बताना। अदरवाइज आपसे दूर दूर तक लोग आपके करीब पर नहीं होंगे। इतना पढ़ा दूंगा, बट पढ़ना आपको है। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाएगी। क्लियर? तो ये पक्ष हुए मित्रों। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे ठीक प्रकार से आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना। आपदा एवं आपदा प्रबंधन तक के टॉपिक में हम पहुंच गए। तो अब देखते हैं यूपीएससी ने मेंस के अंतर्गत सिलेबस को किस प्रकार से डिजाइन किया है, तो हमें किस किस पक्ष का अध्ययन किया है, करना है, ये हम एक बार अब देख ले। तो देखो, यूपीएससी के मेंस के अंतर्गत जो दिया गया सिलेबस का पैटर्न है, टेक्निकल टीम प्लीज मुझे गायब करिए जिससे बच्चों को ये ठीक प्रकार से दिख सके। मेरी आवाज बस सुनते रहेंगे स्टूडेंट्स, मुझे गायब कर दें प्लीज। हाँ ठीक है, ओके। अब आपको ये ठीक से दिखेगा मित्रों, अब आपको ठीक से दिखेगा। मैं आपके बोर्ड के सामने ही हूं पर मैं आपको दिखाई नहीं दूंगा, ताकि ये आपको चित्र जो दिया गया है, सॉरी ये जो लेखन दिया गया है, प्रिंट दिया गया है, वो आपको ठीक से दिख सके। ओके, देखो जीएस के अंतर्गत आपको पता है कि जीएस के 4 पेपर होते हैं मेंस के अंतर्गत। जीएस में पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकेंड है, पेपर थर्ड है एंड पेपर फोर्थ है। जीएस के कुल 4 पेपर हैं। 4 पेपर में से सबसे पहला पेपर, जिसे आप पेपर फर्स्ट कहेंगे, इसका संबंध 2 विषयों से मूल रूप से है। एक विषय है अपने आप में इतिहास है, और दूसरा यहां पर भूगोल है मित्रों। कैसे? चलिए इसके अंतर्गत देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एकदम अलग अलग कर दिया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया है। मुझे गायब कर दें प्लीज, मुझे नहीं दिखाएं। जब तक मैं नहीं बोलूं मुझे नहीं दिखाएं, ताकि विद्यार्थी इस लिखित रूप में प्रस्तुत किए गए स्लाइड को ठीक से देख पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आप देखो, इसका संबंध भूगोल विषय से मूल रूप से नहीं है।
आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, आप देखो इसका संबंध मूल रूप से 9 तक, टॉपिक नंबर 9 तक नहीं है। हालांकि आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे टॉपिक नंबर 8 देखोगे, बहुत विस्तार से पढ़ाया जाता है भूगोल में, लेकिन यहां जीएस के अंतर्गत ये सारे टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा। इसके लिए चयनित शिक्षक आपको निश्चित रूप से एक एक करके बातें पढ़ाएंगे। ओके, तो ध्यान से इसके टॉपिक नंबर 10 को देखो, 10 नंबर का टॉपिक देखो, आप देख रहे हो 10 नंबर का टॉपिक, 11 नंबर का टॉपिक देखो। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दूं क्या? यस, आप देख सकते हैं, मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। आप देखो टॉपिक नंबर 10 देखो, टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 10 लिख रहा है विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सालिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस लिखा हुआ है। यूपीएससी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस है ये, यूपीएससी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड। ठीक से देखेंगे मित्रों, देखो ध्यान से देखते चलना। यहां पर आपके पास टॉपिक नंबर 10 है, दिस वन, टॉपिक नंबर 10, दिस वन, विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं। ये भौतिक भूगोल स्पष्ट रूप से आपको लिख दिया गया है, मतलब विश्व के भौतिक भूगोल को आपको पढ़ना है। इस विश्व के भौतिक भूगोल के अंतर्गत कितने पक्ष निकल कर आ जाएंगे? आपका वही जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फो, तो दूसरा पक्ष निकल कर आ जाएगा, दूसरा पक्ष निकल कर आ जाएगा क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा पक्ष ओशियनोग्राफी, तो चौथा पक्ष बायो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। सिलेबस को ठीक से समझ लेना, ये 4 पक्ष आ गए। सालिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत इन 4 खंडों का अध्ययन करना है। फिर विश्व भर के मुख्य प्राकृतिक संसाधन, अभी इसका और विस्तार है, आगे मैं दिखाता हूं सिलेबस के अंतर्गत। देखो यहां प्राकृतिक संसाधनों की बात आ गई इसके अंतर्गत। देखो सिलेबस में हमने लिखा था कि नहीं, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर भी अपने आप में एक संसाधन है, वेजिटेशन भी संसाधन है, सॉइल भी अपने आप में एक संसाधन है। तो यहां पर मुख्य प्राकृतिक संसाधनों में 11 नंबर का है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वो आगे के पेज में दिया है, दिस वन, दिस वन। देखो यहां ध्यान से, पीछे से लिंक करके विश्व के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, और विशेष रूप से दिया है, विशेष रूप से दिया है कि विश्व के प्राकृतिक संसाधनों का वितरण अगर देखना है तो दक्षिण एशिया एवं भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करते हुए। यह मत समझ लेना कि भारत विश्व का अंग नहीं है, सिलेबस में स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है कि साउथ एशिया एवं भारत दोनों को शामिल करना है, भारतीय उपमहाद्वीप को शामिल करना है। विश्व ब्रैकेट फिर से भारत सहित के विभिन्न भागों में प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक इंडस्ट्री आ गया। ध्यान से समझना मेरी बात, पीछे के टॉपिक में रिसोर्स था, क्या था? और रिसोर्स ना केवल वर्ल्ड का है बल्कि इंडिया का भी है मित्रों। रिसोर्स ना केवल वर्ल्ड का है बल्कि इंडिया का भी है, इंडिया का भी रिसोर्स आपको पढ़ना है। ओके,
इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप के रिसोर्स को भी पढ़ना है विश्व के साथ साथ। यह इंडस्ट्री है, ये किसका सेक्शन है बेसिकली? ये इंडस्ट्री, उद्योग, इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री में कौन कौन से सेक्टर है? प्राथमिक क्षेत्र के उद्योग, कृषि, वानिकी, सब कुछ इसमें आ जाएगा। कृषि, वानिकी, मत्स्यायन इत्यादि जैसे क्षेत्र सारे आ जाएंगे। द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग और तृतीयक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रीज एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज। कृषि से लेकर सेवा क्षेत्र तक सब कुछ आपके सिलेबस के अंतर्गत जोड़ा गया है और इसके लिए स्पष्ट रूप से लिखता है कि इनके लिए जिम्मेदार कारकों की भूमिका देखनी है। वर्ल्ड्स इंक्लूडिंग द साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, हमें फैक्टर्स की बात करनी है। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। इंडिया के संदर्भ में भी हर एक बातें मित्रों आपको पढ़ना है। इंडिया को अलग करके यहां देखना नहीं है, यह बात की जा रही है, इसके आपको ध्यान रखना है। इंडिया को आपको अलग नहीं करना है। ज्योग्राफी से संबंधित 10th नंबर का पॉइंट, 11th नंबर का पॉइंट, अब 12th में भी आ जाओ। विशुद्ध ज्योग्राफी, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात आदि जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। ध्यान से, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी भूभौतिकीय घटनाएं भौतिक भौगोलिक विशेषताएं एवं उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं, जल स्रोत, हिमावरण सहित और वनस्पति एवं प्राणी जात जगत में परिवर्तन और इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। देखो कितना इलाबोरेटेड फॉर्म में ज्योग्राफी ने अपने सिलेबस को दिया है। लोगों को समझने में समस्या आती है, बट यहां बहुत ही इलाबोरेटेड फॉर्म में है। यहां यह डिजास्टर के रूप में नहीं है, डिजास्टर पेपर 3rd में दिया है। यहां तक कि आप देख सकते हैं बातें, ये भौगोलिक घटनाओं के संदर्भ में बात की गई है। फिर नेक्स्ट आप देखो, भौगोलिक विशेषताएं एवं उनके स्थान, अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं, इसमें से यह और महत्वपूर्ण बात आ जाती है जल स्रोत और हिमावरण सहित। हिमावरण मतलब क्रायोस्फीयर की बात होती है, तो जल स्रोत, हिमावरण सहित वनस्पति एवं प्राणी जगत में परिवर्तन एवं इस प्रकार के परिवर्तनों के प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण। ये रिसेंट टॉपिक जोड़े गए हैं मित्रों, करेंट्स के टॉपिक है सारे, बहुत ही बर्निंग इश्यूज हैं यह ज्योग्राफी के अंतर्गत, जिन्हें प्रत्येक विद्यार्थी को ठीक प्रकार से पढ़ना चाहिए। मैं एक एक खंडों का अध्ययन मित्रों यहां भली भांति प्रकार से करवाऊंगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या शेष न रह जाए, किसी भी प्रकार की समस्या शेष न रहे। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट के अंतर्गत। टेक्निकल टीम मुझे अब दिखा सकते हैं। ये हो गया मित्रों पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके सामने सिलेबस दिया है। पेपर फर्स्ट के अंतर्गत ज्योग्राफी का संबंध इससे है। अब हम लोग आते हैं पेपर 3rd के अंतर्गत ज्योग्राफी में, जो कि विशुद्ध रूप से ज्योग्राफी के साथ एवं ज्योग्राफी के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है और पढ़ा जाना भी चाहिए, पढ़ा जाता है और पढ़ा जाना भी चाहिए। अब पेपर सेकंड में नहीं आएंगे, पेपर सेकंड का संदर्भ या संबंध भूगोल विषय से नहीं है, परंतु पेपर 3rd का संबंध फिर से आता है, जिसे स्लाइड्स के फॉर्म में मैंने यहां पर दिया है, उसे आप स्लाइड्स के रूप में देखेंगे मित्रों। तो नेक्स्ट आप यहां इसे देखें, फिर से टेक्निकल टीम मुझे एब्सेंट करिए। देखो यहां ध्यान से, ये जो स्लाइड है आपके सामने, उसमें से फर्स्ट इकोनॉमी, सेकंड ज्योग्राफी एंड इकोनॉमी दोनों हो सकता है, बट इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे। 4th नंबर आप देखो, 3rd तो आप देख ही सकते हैं, 4th नंबर मित्रों
सबसे पहले आप 4th नंबर के सिलेबस को देखिए। मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसे दिखा देता हूं। देखो 4th पॉइंट, दिस वन 4th, दिस पॉइंट पेपर 3rd के अंतर्गत 4th पॉइंट मुख्य फसलें, मेजर क्रॉप्स के बारे में है। देश के विभिन्न भागों में फसलों का प्रतिरूप, सिंचाई के विभिन्न प्रकार एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पाद का भंडारण, परिवहन तथा विपणन संबंधित विषय और बाधाएं, किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी। ठीक है, देखो यहां पर मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, बहुत अच्छा पैटर्न डेवलप किया है यूपीएससी ने बच्चों को भविष्यगामी लाभप्रदता प्रदान करने के लिए। तो मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरा दिया है, इन वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। क्रॉपिंग पैटर्न आपको विश्व का नहीं पढ़ना, बल्कि किसका पढ़ना है, भारत का पढ़ना है। भारत के संदर्भ में आप क्रॉपिंग पैटर्न पढ़ेंगे, एक एक चीजों को देखेंगे। नेक्स्ट आप देखें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इरिगेशन एंड द इरिगेशन सिस्टम्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द इरिगेशन एंड इरिगेशन सिस्टम्स। फिर आगे स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड प्रोडक्ट्स है ये, प्रोडक्ट्स एंड इश्यूज एंड रिलेटेड कॉन्स्ट्रेंट्स, ई टेक्नोलॉजी इन द एक्ट्स ऑफ फार्मर्स। क्लियर, ये आपका मित्रों सिलेबस का पार्ट हो गया। इसका संबंध विशुद्ध रूप से भूगोल विषय से है पेपर 3rd के अंतर्गत, और जो भी पूछा गया है, जो भी सिलेबस में मेंशन है, वह सब किससे है, इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित है। और इंडियन ज्योग्राफी के संदर्भ में भी इंडियन इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी है। इसमें से कुछ सेक्शन निश्चित रूप से इकोनॉमी वाले सर आपको पढ़ाएंगे, तो कुछ सेक्शन इसमें से मैं पढ़ाऊंगा। वो सारे टॉपिक डिसाइडेड है, आप लोगों को प्रिंट फॉर्म में मिल जाएगा मिल जाएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको टॉपिक नंबर 7 देखना है। टॉपिक नंबर 7, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। इकोनॉमी में भी पढ़ाया जाता है, ज्योग्राफी में भी पढ़ाया जाता है। इकोनॉमी में लैंड रिफॉर्म से संबंधित आंकड़ों का ठीक प्रकार से अध्ययन कराया जाता है। ज्योग्राफी लैंड रिफॉर्म के मूल कारणों, परिणामों, सुधारों आदि की व्याख्या बहुत ही विस्तृत रूप से करता है। तो लैंड रिफॉर्म इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं और ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। इसे एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं, एग्रीकल्चर के अंतर्गत देखते हैं मित्रों, एग्रीकल्चर के अंतर्गत आने वाला टॉपिक है। क्लियर हो गया ना? तो आप देख सकते हैं कि पेपर 3rd के अंतर्गत जो दिए गए टॉपिक हैं, उन टॉपिक में से आपने देखा कि 2 टॉपिक आपको यहां मिल चुके हैं। तीसरा टॉपिक मैं आपको दिखाता हूं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। यहां देखो मित्रों, इसे दिस वन देखो, ये टॉपिक आप देखो 9th, बुनियादी ढांचा। बुनियादी ढांचा को क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज एटसेट्रा। ये देखो, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन, रेलवे आदि। इसका संबंध आपका भूगोल विषय से रहेगा। इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत इसका भी संबंध रहेगा। यह भी आप भारत के भूगोल के अंतर्गत पढ़ेंगे मित्रों। भारत के भूगोल के अंतर्गत आने वाला यह टॉपिक है।
ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर कुछ इतने टॉपिक हैं जो पेपर थर्ड के अंतर्गत आप लोगों के लिए यूजफुल रहेंगे, जिन्हें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। क्लियर है। यह भी बता दूं कि कुछ सेक्शन ऐसे हैं ज्योग्राफी के जो इधर उधर से और भी सेक्शन से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। चलिए आते हैं, पहले तो इसको मेंशन किए हुए सिलेबस को देख लेते हैं। अब इसमें से देखो, टॉपिक नंबर 14 है संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव आकलन। यह टॉपिक संभवतः अमित तोमर सर पढ़ाएंगे, वह इसके लिए नवनियुक्त हैं, है ना। ये एनवायरमेंट का आपका टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो भी बातें होंगी उनके द्वारा कराई जाएंगी। यहां पर नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर से ज्योग्राफी का, जो अभी मैंने सिलेबस एनालिसिस के अंतर्गत बताया, आपदा एवं आपदा प्रबंधन का, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का। इसका सिलेबस मैं अलग से लिखाऊंगा, तो दिस वन इज डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये टॉपिक भी क्या करने हैं, मुझे पढ़ाने हैं। दो टॉपिक मुझे ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाने हैं, एक कोर ज्योग्राफी का सेक्शन मेंस के अंतर्गत, और दूसरा डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का सेक्शन पढ़ाना है। इसका कारण कुछ और नहीं मित्रों, आपके बेहतरी के लिए ये सारे प्रयास किए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये टॉपिक है। रेस्ट ऑफ टॉपिक का संबंध भूगोल विषय से कोर रूप से नहीं है, विशुद्ध रूप से नहीं है, लिंकेजेस विषय के रूप में है। उसे आपको देखने और जानने से कोई मतलब नहीं है, उसे अन्य खंडों के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। तो ये था आपका भूगोल विषय का पाठ्यक्रम। क्या था मित्रों, ये पाठ्यक्रम था। पाठ्यक्रम जो मुझे अब दिखा सकते हैं टेक्निकल टीम अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यस वेरी गुड। सुने मित्रों ठीक से। भूगोल विषय का जो हमने पाठ्यक्रम स्वयं डिस्क्राइब किया, पूरा हमने आपको लिखाया भी, और जो यूपीएससी ने दिया है उसे आपने ठीक प्रकार से देख लिया है। आपको उन तमाम पक्षों का अध्ययन इसके अंतर्गत करना है, मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से। चलेगा ना मित्रों, ठीक है। बस इतनी ही बातें मुझे इसमें करने थे, इतनी ही बातें करने थे। अब आगे एक बात और कर लूं लास्ट में चलते चलते। देखो, भूगोल विषय ऐसा नहीं है मित्रों कि वह अपने आप में एक स्वतंत्र विषय है जिसका संबंध किसी और खंड से नहीं हो। कुछ एक टॉपिक तो हैं जिसका संबंध विभिन्न खंडों से नहीं नजर आता, लेकिन अधिकांश टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं तो एनवायरमेंटल साइंस से नजर आएगा जुड़ता हुआ, कहीं पर मित्रों यह पोल साइंस से भी जुड़ता हुआ नजर आएगा, तो कहीं पर यह इकोनॉमी से भी जुड़ता हुआ आएगा। जब हम लोग मानव भूगोल का अध्ययन करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का अध्ययन करते हैं, तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत मूल रूप से अगर आप देखोगे तो 4 सेक्शन निर्मित होते हैं, जिसमें से एक इकोनॉमिक ज्योग्राफी ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत, जैसे मैं आपको लिख कर दिखा दूं, 3 से 4 सेक्शन आप यहां बना सकते हैं मानव भूगोल में। मानव भूगोल के पक्ष को अगर आप देखेंगे तो पहला आ जाता है मानव भूगोल के पक्ष में आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल का पक्ष आता है। दूसरा पक्ष आ जाता है सामाजिक भूगोल का। तीसरा आ जाता है सांस्कृतिक भूगोल। तो चौथा आ जाता है मानव भूगोल के संदर्भ में
भू राजनीति। ये 4 पक्ष, इन 4 पक्षों में से आपने देखा कि इस खंड का पार्टिसिपेशन बहुत अधिक है। इसी के अंतर्गत ये पक्ष आते हैं कृषि, संसाधन, उद्योग, परिवहन, ऊर्जा। ये तमाम पक्ष आर्थिक भूगोल के अंतर्गत ही आते हैं। तो ये पक्ष जब आते ही है तो इसका मतलब ये इकोनॉमी से भी रिलेट हो गए, ज्योग्राफी से भी रिलेट हो गए, दोनों खंडों से रिलेट हो गए। तो ज्योग्राफी और इकोनॉमी में अंतर क्या है? जब आप भूगोल में इसे पढ़ेंगे, भूगोल में पढ़ेंगे तो भूगोल में आप अवस्थितिक विश्लेषण करेंगे। और जब इसे आप अर्थ व्यवस्था में पढ़ेंगे, अर्थव्यवस्था में पढ़ेंगे, तब उसमें आंकड़ा विश्लेषण होगा। आंकड़ा विश्लेषण किया जाएगा। एक्सपोर्ट कितना किया गया, इंपोर्ट कितना किया गया, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट इत्यादि की बात की जाएगी। ये तमाम पक्ष दोनों अलग हैं, एकदम क्लियर रूप से अलग हैं। ओके मित्रों, तो ये था आपका पाठ्यक्रम। अब मुझे लगता है कि आपने पाठ्यक्रम को भली भांति प्रकार से समझ लिया है कि भूगोल के अंतर्गत पाठ्यक्रम का कौन कौन सा हिस्सा होगा। अब कहीं कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो अब अंतिम बात बचती है, मैंने क्लास के शुरुआत में ही बताई थी, क्लास के शुरुआत में ही अंतिम बात कि भूगोल का पार्टिसिपेशन या आधारित एक बात आ गई कि इसके तरीके क्या हैं, इसके पढ़ने के तरीके क्या है, अप्रोचेस क्या हैं। तरीकों पर बात हम अभी इस कक्षा के अंतर्गत कर लेते हैं, फिर आधारित पुस्तकों पर और भारांश के संदर्भ में क्वेश्चन लेते हुए नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सेक्शन के अंतर्गत या नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत पढ़ लेंगे। तरीका क्या हो सकता है, प्रतिमान क्या हो सकता है, इसे भी मित्रों हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये 3 टॉपिक अभी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसे पढ़ते हुए अपने पाठ्यक्रम की शुरुआत भी कर देंगे, ताकि आपके समय की अतिरिक्त बर्बादी ना हो, आपका समय अतिरिक्त जाया ना हो। ठीक है ना मित्रों? बस एक बात फिर से समझाता हूं, जिसे ध्यान रखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। जितना इंटरेस्ट के साथ इस विषय को पढ़ोगे, भारत एवं विश्व की समझ उतनी बेहतर होगी। भारत एवं विश्व को जितना बढ़िया से समझोगे, तो चाहे वह इंटरनल सिक्योरिटी की बात हो, चाहे गवर्नेंस की बात हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन की बात हो, चाहे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था की बात हो, चाहे पर्यावरण पारिस्थितिकी की बात हो या अन्य उपखंडों की बात हो, उन खंडों को ठीक प्रकार से समझ पाओगे। अगर भूगोल की समझ ठीक है तो भारत की दशाओं को ठीक से समझते हुए आप यह बता पाओगे कि आगामी आर्थिक नीतियां भारत की कैसी होंगी, आगामी राजनीतिक नीतियां अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भारत की कैसी होंगी। इन पक्षों का भी आप विस्तृत अध्यापन और अध्ययन कार्य कर पाएंगे। अध्यापन तो मुझे कराना है, आपको अध्ययन करना है। तो इन तमाम पक्षों को ध्यान रखेंगे मित्रों। यह आपके जीवन निर्माण का विषय है, आपके सफलता में एक अहम योगदान देने वाला विषय है, जिसे ठीक से पढ़ेंगे। प्रश्नों को लेकर, विगत वर्षों के प्रश्नों को लेकर इसका भारांश कितना रहता है, कौन कौन सी पुस्तकें हैं जो क्लास के साथ आपको पढ़नी हैं, पढ़ने और लेखन के तरीके क्या होंगे, अप्रोचेस क्या होंगे, इन तमाम पक्षों को लेकर कल की क्लास में या नेक्स्ट कक्षा में हम चर्चा करेंगे। ओके मित्रों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।